नमस्कार मित्रों, सभी को बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ किसी कारणवश हम लोगों का जो एक लिंक होता है वो टूट चुका था। अब जो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। आज से मैं वहीं से स्टार्टिंग करूँगा जहाँ से मैंने अंत किया था। 50 क्वेश्चन मेरे हो चुके थे। पॉलिटी की मैराथन चल रही थी और मैं 51 से वहीं से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करूँगा कि कम से कम 50 क्वेश्चंस जीएस के रहने चाहिए। जीएस के एक वीडियो वो आएगी डेली डेली डेली, और एक आएगी आपकी मैराथन। मैराथन में क्वेश्चंस वो रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन है, जो यानी कि जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं। इसके सिवा कुछ भी अन्य बातें नहीं होने वाली। इतनी बात आप याद रखना है। ठीक है, आज मैं ये जो 51 क्वेश्चन हमने लिया है, ये वहीं से हमने स्टार्टिंग किया है जहां से हमने अंत किया था। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर मतलब होता है सहायता देना। ठीक है, अगर हिंदी में सही मायने में अगर आप देखें हिंदी में इसका अर्थ तो होता है सब्सक्राइब, मिस होता है सहायता देना या सहायता करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी मेंबर्स हैं मेरे, जो भी इस वीडियो को देख करके अपने लाइफ में नॉलेज को बूस्टअप कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस मेरी दुआ यही है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो इसमें दोनों देखो बायलिंगुअल रहता है। किसी भी प्रकार की अगर वॉइस में प्रॉब्लम है, किसी भी कंटेंट में दिक्कत है, समझाने में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन के स्तर में, क्वेश्चन के जो मीडियम होता है, कहते हैं ना, एक इजी होता है, एक डिफ़िकल्ट होता है, एक हार्ड होता है और एक मीडियम रहता है। तो क्या डिमांड आपकी है, वो भी डिमांड आपको रखनी चाहिए। अगर मैं उस तरीके से नहीं करवा पा रहा हूँ, कोई कमी है, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आपको शॉर्टेज लग रही है, तो आप उसको जब तक बताएँगे नहीं, तब तक मैं इसको सही कर सकता नहीं हूँ। जब तक व्यक्ति कोई भी हो, अपने आप में देख लीजिए, चाहे दूसरे की कमी हो, चाहे अपनी कमी हो, जब तक आपको वो कमी नहीं पता चलती है कि वास्तव में हमारे अंदर कमी क्या थी, तब तक आपको ये नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में हम हमें करना क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या? तो जब हमें ये प्राप्त हो जाता है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या हम कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। तो ये सब हमको क्या है, ये आपको सिखाती है कौन? ये आपको लाइफ़, ये आपकी ठोकरें, ये आपकी असफलता, ये आपके फेलियर सिखाते हैं और कुछ कोई सिखा नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि दूसरे की लाइफ़ से या दूसरा कोई बता दे कि मेरे अंदर कौन-सी कमी है, तो उस कमी को मैं सुधार लूँ, तो मैं कहता हूँ उसको फिर आगे बढ़ने से कोई इस दुनिया में रोक नहीं सकता है। इतनी बात आप ज़िंदगी में याद रखना। तो आज मैं ज़्यादा बात करते ना हुए, इसीलिए मैंने बात किया है, क्योंकि अब डेली जो वीडियो आएगा ना, ना उसमें कोई बात होगी, मैं बस जय हिंद होगा और सीधे क्वेश्चन पे वार होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप समझते हो? वो ब्रेकअप नहीं, मेरे पढ़ाना और पढ़ने के बीच का जो ब्रेकअप है, टूट जो चुका था, जो लिंक टूट चुकी थी, इसलिए उसको मैं संयोजन करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि बात ये होती है जब कोई चीज़ टूटती है, तो उसको जोड़ने के लिए थोड़ा वक़्त तो लगता है ना? कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अब प्रश्न लाएँगे और एक मैराथन आएगी और जीएस का एक सीरीज़ पूरी चलेगी कि 50 क्वेश्चन डेली, डेली 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। इतनी बात आप याद रखना, ठीक है? रोज़ 2 वीडियोज़ आपको मेरे ही द्वारा, मेरे ही माध्यम से आपको बताई जाएँगी, पढ़ाई जाएँगी, समझाई जाएँगी। हर चीज़ का एनालिसिस किया जाएगा, हर चीज़ का विश्लेषण बताया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आप पा ही नहीं सकते, ठीक है? तो हम पहले देखते हैं 51 क्वेश्चन मेरा है, भारत को, अब यहाँ पे हम ब्रश का थोड़ा यूज़ कर लेते हैं पेन का। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है?
व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए रिपब्लिक? हमें दोनों में पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और दोनों का जिस क्वेश्चन में जितनी डिमांड होगी डिस्क्रिप्शन की, जितना मैं बताना मतलब उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बताना चाहिए मुझे, मैं उसी तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में डिमांड कम है ज़्यादा बता दिया, या ज़्यादा डिमांड थी कम बताया, ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता है। हर एक ऑप्शन को उठाया जाएगा, हर एक ऑप्शन को बताया जाएगा, हर एक ऑप्शन को समझाया जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की आप त्रुटि नहीं पाएंगे। वैसे भी मैं भगवान नहीं हूँ, 1% अगर त्रुटि हो भी जाए, 0.01% हो भी जाए, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि गलती सबसे होती है, कोई भगवान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए रिपब्लिक? तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गणतंत्र में ऐसा होता है, ये ऑप्शन कह रहा है कि विधानमंडलों की जो अधिकतम संख्या होती है, जो भी मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है। यह राज्यों का एक संघ है, ये राज्यों का एक संघ है, ये भी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि राज्यों का संघ तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल आर्टिकल जो आप पढ़ेंगे, जो भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, तो वो मेरा क्या बताता है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज नॉट कॉल्ड रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब अलग होता है। क्या होता है देखिए, यहाँ भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती है। देखो, मौलिक अधिकार से या मूलभूत अधिकार से इसका कोई भी, फंडामेंटल राइट से इसका कोई भी लेना देना रिलेशन है ही नहीं। तो दैट इज द पॉइंट, किसी ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता है। देखिएगा, एग्जामिनेशन में आप यही करिएगा, मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं रामायण पढ़ के चला जाऊँ। इस वीडियो से, इस लेक्चर से अगर कोई तुम निष्कर्ष ना निकाल पाओ, तो मेरी समझ से मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ हुआ। वार कैसे करना है, किस तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचना है, किस ऑप्शन पे कैसे पहुंचना है, ये मैं बताऊंगा, और उसी तरीके से आपको पहुंचना होगा। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भैया मौलिक अधिकार जो है, वो मेरा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो गणतंत्र से, यानी कि किसी भी देश की गणतंत्र रिपब्लिक से या रिपब्लिकटी, यानी कि उसकी पहचान क्या होगी, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड रिपब्लिक, दैट इज द not relation between republic and fundamental rights, understand or not? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर जो राज्य का जो प्रमुख है, अच्छा, राज्य किस लिए शब्द आता है, जो स्टेट आता है, जो राज्य शब्द आता है हिंदी में, ये सरकार को डिनोट करता है। यानी कि जो भी सरकार है, वो चाहे राज्य के स्तर पर हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो, तो राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसी को गणतंत्र कहते हैं। तंत्र मतलब जनता होती है, और गण मतलब होता है जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाता है, और उस प्रतिनिधि के द्वारा जनता पर या जनता के अनुसार जो दी गई योजनाएं या दी गई नियमों, कानूनों और संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद जो हैं, उसके अनुसार जो भी शासन करता है, जो भी उस तंत्र को संभालने का कार्य करता है, उसी को गणतंत्र कहते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो गणतंत्र को समझना भी बहुत जरूरी है कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र आपको बीपीएससी का एग्जाम देंगे, पीसीएस में दे देगा कि गणतंत्र होता क्या है। ऑप्शन स्टेटमेंट भी दे सकता है, या सीधे कह सकता है कि दैट इज द दिस इज द दैट, दिस इज द दैट, है ना। ये वो है, ये वो है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन दे सकता है उस बेस पे कि गणतंत्र जो है क्या है। तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे, जो भी लोग व्यूअर्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, या इंग्लिश में समझना चाहते हैं, या इंग्लिश में ही सब कुछ जानते देखते समझते हैं, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ हर एक ऑप्शन बताया गया हुआ है। देखो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स, रुको थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा रुकिए, हाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया विधानमंडल की अधिकतम संख्या से कोई मतलब थोड़ा ना गणतंत्र का है, रिपब्लिक का इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब पढ़ेंगे तो सही से पूरा, अब उसको पॉलिटिकल में जाना पड़ेगा, पूरा अनुच्छेद, पूरा जितने भाग हैं, आर्टिकल बताने पड़ेंगे। इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स,
ये यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ है इसलिए इसको गणतंत्र कहते हैं? नहीं भैया, यहाँ पर हेयर इज द हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ का जो राज्यों का जो एक प्रमुख होता है, वो निर्धारित क्या करता है, इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड टर्म, यानी कि वो क्या करता है, निर्धारित अवधि के लिए एक निर्वाचित होता है, और उसी निर्वाचन से ही हम क्या होता है, वहाँ पर जो है चुनाव होता है और वहाँ पर प्रतिनिधि चुना जाता है। इतनी बात आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य, यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर हम ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म का, किसी भी धर्मनिरपेक्ष का मतलब पहले समझिए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म के प्रति कोई भी संविधान का कानून या न्यायालय या किसी भी कोई भी अधिकारी भेदभाव नहीं कर सकता है, हर एक धर्म समान है। दैट इज द कॉल्ड इज सेकुलर स्टेट, मीन्स धर्म निरपेक्ष। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो उसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी धर्म का समर्थन करने लगेगा तो धर्म के प्रति, लोगों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होगा, और भेदभाव उत्पन्न होगा तो सेकुलर स्टेट का जो नाम निशान है वो मिट जाएगा, और धर्मनिरपेक्ष जो है वो शब्द का बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द रह ही नहीं जाएगा अपने आप में। धर्मनिरपेक्ष, दैट कार्ड इज द धर्मनिरपेक्ष, दैट कार्ड इज द सेकुलर स्टेट, मीन्स इंडिया स्टेट does not support any particular reason. That is the answer, will be your answer, that is a। ठीक है, आप यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आप क्या लगा सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रीजन, आपका सपोर्ट एंड एंटी रिलीजियस सिटीजन, धर्म विरोधी नायकों का समर्थन करता है। भैया धर्म विरोधी जो आपके होंगे उस नायकों का कोई समर्थन करेगा, वो उसको धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो? नहीं भैया, कैसे कह सकते हो भाई, ये तो धर्म का विरोध करने लगा। धर्म का अगर कोई विरोध करके धर्मनिरपेक्ष कह रहा है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये कहने में ही, सुनने में, देखने में, लिखने में ही सब कुछ अलग हो रहा है। तो कैसे कह सकते हो बी ऑप्शन हो सकता है? ये एलिमिनेशन पॉइंट कहता है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है करने का। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। क्या ये जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक होता है जो छोटी संख्या में है, यानी कि सपोर्ट द रिलीजन ऑफ द जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या इसको सपोर्ट करता है? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुसंख्यक जो सपोर्ट द रिलीजन ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, उसका समर्थन करता है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, उसका भी समर्थन नहीं करता है। तो ये कहने का मतलब क्या, करता क्या है? करता यह है कि किसी भी धर्म का समर्थन ये नहीं कर सकता है, एक धर्म के प्रति नहीं रुक सकता है। दैट कार्ड इज द सेकुलर स्टेट एंड धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो मेरे संविधान में इसका चर्चा किया गया है, और मेरा जो देश है, जो मेरा भारत देश है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू वर्ड्स विच वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट? तो आप देखिएगा, ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। भैया गणतंत्र को नहीं, गणतंत्र तो पहले से था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, नहीं भैया, इसको ये तो पहले से संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। सी ऑप्शन जैसे पढ़ेंगे, 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें,
42 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड बोलो बोलो यूनिटी, एकता, अखंडता जिसको बोलते हो, एंड सोशलिस्ट। फिर से देखिए, सोशलिस्ट, यहाँ पर देखिएगा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी। यहाँ पर 2 शब्द की बात कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 ही दिए गए हैं। अगर 3 की बात करता तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता की बात करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम कट करके और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देखो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर एक क्वेश्चन समझ लिया और एग्जामिनेशन पॉइंट में आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में आ गया, तो उसको बिल्कुल धूल बना दो। धूल समझते हो? हाँ, जैसे मैदान में धूल बना देता है खिलाड़ी, वैसे तुम उस मैदान के खिलाड़ी हो जिस सीट पे बैठोगे जाके अपने रोल नंबर पे, तो वहां पे आपको धूल उड़ा देना है। ठीक है, तो धूल अगर उड़ाना है बाबू, तो पहले आपको मैदान में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। आपको डेली का डेली कम से कम 50 क्वेश्चन रहेगा बाबू। 50 क्वेश्चन से नीचे नहीं हम करवाएंगे। इससे नीचे करवा दूं तो आप कह सकते हैं कमेंट में कि सर 50 क्वेश्चन से नीचे आज हुए हैं, आपने थोड़ा सा लेजीनेस दिखाया है, कह सकते हो। ठीक है, कहिएगा, जरूर कहिएगा। अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी बीच में रेगुलेटरी टूटती है तो आप बिल्कुल भी कंप्लेंट करिएगा कि क्यों ऐसा हुआ सर। ठीक है, जब तक आप मेरे अंदर कमी बताएंगे नहीं, तब तक हम सुधार कर सकते नहीं। प्लीज टेल मी फॉल्ट, देन आई करेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी वॉइस एंड कंटेंट अबाउट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष। तो भैया एक बात बताओ, लोक कल्याण की कहीं बात आई है? इस जो लिखा गया है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है, जो पब्लिक वेलफेयर है, इसकी बात क्या प्रस्तावना की भाषा में दिया गया है? नहीं दिया गया है ना। सोशलिस्ट की बात तो आई है, अभी हमने बताया समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न की इसकी भी बात आई है, पंथ निरपेक्ष इसकी भी बात आई है, धर्म निरपेक्ष हो चाहे पंथ निरपेक्ष हो, इसकी भी बात यहाँ पर आपको प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो लोक कल्याण की, अब देखो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जिसको आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। अच्छा, प्रस्तावना हमारी संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। आप देखो, मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया था वो सारे अमेंडमेंट थे, यानी कि सारे अधिनियम से संबंधित थे। सारे जितने भी ब्रिटिश के दौरान जो भी अमेंडमेंट मैं बोल रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो थे, जितने भी अधिनियमित किए गए थे, जो भी रूल बनाए गए थे, जिस शासन के तहत जो उस समय शासन प्रचलित था या चल रहा था, संचालित किया जाता था, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, मुझे 35 का हो, वो चाहे 1833 का चार्टर एक्ट हो, चाहे 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1773 का हो, चाहे 1793 का हो, चाहे कोई भी हो, 1858 का हो, हमने हर एक क्वेश्चन को लिया है। पीछे क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरे पीछे की जो वीडियो हैं, वो आप वहाँ से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसीलिए हम वहाँ से इस तरफ मूव किया है, क्योंकि उसके बाद नंबर प्रस्तावना का ही आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, भाग फर्स्ट में पढ़ाऊंगा, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे ही क्रम के अनुसार वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और आपको नॉलेज होता चला जाएगा। या आप देखेंगे कि फरवरी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 10 या 20 फरवरी तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ऑल टोटल क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिक्स जो भी मोटा मोटा बनता है,
पॉइंट ऑफ एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉलिटी आपको हमको सब कुछ पढ़ा दिया है, नहीं। भीमराव अंबेडकर आपको नहीं बनना है। अगर भीमराव अंबेडकर बनना है तो भैया वो जो लक्ष्मीकांत है वो भी छोटी है उसके लिए, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, आपको एग्जामिनेशन निकालना है, एग्जामिनेशन को पास करना है, उसके बेस पर हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको लक्ष्मीकांत नहीं रटा रहे हैं, यहाँ पर आपको हम भीमराव अंबेडकर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर आप बी एन राव नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो करने आए हैं उसके उद्देश्य से करिए, उसके उद्देश्य से पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और आगे बढ़िए, बस सीधी सी बात है। अब देखो, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। भैया सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी धर्मों की अस्वीकृति। क्या सभी धर्म को हम अस्वीकार करते हैं, यानी कि स्वीकारें ही ना? तो क्या वो सेकुलर शब्द होगा? सेकुलर शब्द का अर्थ होगा? ऐसा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर मैं धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दे दूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप फॉर ऑल सिटीजन्स, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो है बी ऑप्शन जो होगा वो मेरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इसी का मतलब होता है सेकुलर। सेकुलर मतलब आज़ादी भी मिल जाए, और किस चीज़ की आज़ादी? धर्म और उपासना की। धर्म और उपासना की आज़ादी मिल जाए, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप फॉर ऑल सिटीजन्स, दैट कॉल्ड इज द सेकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर एक केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके, सलाह लेकर के, दोनों बैठ करके समवर्ती सूची पर जितने भी विषय होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार और नियम बनाने का अधिकार, नीतियां बनाने का अधिकार, ये किसको प्राप्त है? समवर्ती सूची पे दोनों को प्राप्त है, केंद्र और राज्य दोनों को। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात है किसके संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इतनी बात ध्यान रखना है कि जो तीन हमारे पास में लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक मेरे पास में करंट है। कनकरेंट मतलब समवर्ती सूची। प्रियम्बल कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ध्यान रखना। लैंग्वेज इसकी, बोलो, लैंग्वेज इसकी प्रियम्बल अगर मैं कहूँ, प्रियम्बल की जो ढांचा है वो अमेरिका से लिया गया है, पर उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जब लैंग्वेज ली गई है तो समवर्ती सूची उसमें भी ऐड कर दीजिए। तो जब लैंग्वेज और समवर्ती सूची दोनों ऐड कर देंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। आप इंग्लिश में जब पढ़ें या इंग्लिश में आप आंसर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कौन सा? आप ऑस्ट्रेलिया को लगाएं। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन, तो ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? यानी कि प्रस्तावना का जब बनने में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको बनने में ऐसी कौन सी क्रांति हुई जिस क्रांति के कारण या किस क्रांति का प्रभाव इस प्रस्तावना पे पड़ा ही नहीं? तो ऐसी क्रांति कौन सी है? तो चीन की क्रांति 1912 में हुई है, 1912 में हुई। इसका कोई प्रभाव इस पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति होती है, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो 1789 से 1789 में होती है। इसका तो देखने को आपको प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में मिलती है और अमेरिकी क्रांति 1776 में मिलती है, ठीक है। तो अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिकी क्रांति, और इसके बाद ये बात याद रखनी है कि चीन की क्रांति जो हुई है वो 1912 में हुई है, और इस पर किसी भी प्रकार का हमको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि मेरा जो प्रस्तावना की जो भाषा है, या प्रस्तावना की जो मेरे संविधान की जो प्रस्तावना है, उस पर चीन का जो है, चीन में जो हुई क्रांति है, इस पर आप जब पढ़ेंगे, सही से आप पढ़ेंगे, सब संविधान को जब सही से पढ़ेंगे कि प्रस्तावना को कैसे इसको अडॉप्ट किया, कैसे बनाया गया, तो आपको उसमें आपको देखने को मिलेगा। चीन की क्रांति 1912 में हुई है, इस पर कोई भी प्रभाव प्रस्तावना का नहीं पड़ा है, प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इंग्लिश में आप पढ़िएगा, द इम्पैक्ट ऑफ विच रेवल्यूशन नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रेवल्यूशन ऑफ द चाइना, पहला ही ऑप्शन आपको टिक करके और आगे बढ़ जाना है।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया है, सेकंड नहीं, इतनी बात ध्यान रखना। क्योंकि फ्रांस की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति 1917 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, ये सभी क्रांति जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जितने भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं वो प्रस्तावना में देखने को मिलता है, यानी कि इंट्रोडक्शन में, प्रियम्बल में। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन शब्द प्रयोग किया गया है। वैसे संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द करेक्ट वर्ड इज द प्रियम्बल। तो यहाँ पर प्रियम्बल होना चाहिए, वैसे इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक संविधान की इंट्रोडक्शन ही है वो। ठीक है, जो बताता है, जो एक संविधान के बारे में बताता है सब कुछ। तो भाग 3 में है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाग 3 तो मौलिक अधिकार बताता है ना। भाग 4 में है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें नीति निषेध तत्व हैं। फर्स्ट में है, नहीं इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें भैया संघ की बात हो रही है, राज्य के बारे में बात हो रही है ना। भारत राज्यों का संघ है, इसमें आर्टिकल फर्स्ट में बताता है, यानी कि भारत के बारे में बताना, राज्य के बारे में बताना, ये आपको देखने को मिलेगा भाग फर्स्ट में। ठीक है ना, भारत के बारे में, यानी कि आपके संविधान के बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? देखो ऑप्शन देखिए, एकता और अखंडता, यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी। अखंडता होती है भैया, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष और समाजवादी। तो ये सीधी सी बात रखना है, 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के अनुसार। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा एकता, अखंडता और बोलो, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष में बोलो पहले से था, समाजवादी, एकता, अखंडता जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पहले से ही था। लेकिन यहाँ पर गुट निरपेक्ष की बात यहाँ पर कहीं पर नहीं आती है, क्योंकि गुट निरपेक्ष जोड़ा नहीं गया था, पहले से था। लेकिन इसमें जोड़ने की बात आई तो एकता, अखंडता और समाजवादी जोड़े गए थे बाबू, और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष ये सब पहले से ही थे। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर इस पे जरूर ध्यान देना है। नहीं की बात कर रहा है, इसलिए समाजवादी तो जोड़ा गया, एकता अखंडता जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, एकता अखंडता समाजवादी, एकता अखंडता को जोड़ा गया, ध्यान रखना इस बात को। और पंथ निरपेक्ष, बोलो पंथ निरपेक्ष क्या जोड़ा गया था? नहीं भैया, इसको भी नहीं जोड़ा गया। तो हम क्यों लगाए? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के, अभी देखो प्रस्तावना के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, राष्ट्रपति में, संसद में और मतदाता में। देखो प्रस्तावना के अनुसार भारत के जो शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द वेस्टेड इन होम, किस में है? तो जनता में है, सीधी सी बात है, क्योंकि पीपल जो लोग, जनता जो होती है वही जो है इलेक्टेड करती है, यानी कि चुनावित करती है, वोट डालती है, तब जाके हमारा सदस्य चुना जाता है, एमएलए बनता है, उस एमएलए से ही मेरी सरकार कहीं ना कहीं गठित होती है। यानी कि राज्य की सरकार कैसे गठित होती है? एमएलए, अपने एक क्षेत्र में एमएलए बनाया जाता है ना। तो वो कौन चुनता है? जनता चुनती है, पीपल के द्वारा चुना जाता है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता ही है, वो कुछ भी कहे। ठीक है, सब ना तो वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं। कोई कुछ कहे, सीधे कहे, तो सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं होती? जनता। जनता को ये नहीं पता होता कि वास्तव में आपके पास में अधिकार क्या है, क्योंकि जनता बेवकूफ है, मैं सीधे कह रहा हूँ, जनता बेवकूफ है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मुझे संविधान दिया गया है, संविधान बनाकर दिया गया है, इसके अनुसार मुझे चलना है। क्या बता रहा है? जिसकी तरफ देखा हवा उसकी तरफ हंसे हंसे होने लगा, धर्म की बात होने लगी। हाँ, जिधर जो कुछ मिल जाए उधर भी हवा चलने लगी, नदी जिधर बहे इसका मतलब उधर नहीं जाना है, ये भी देखना है, सही दिशा में बह रही नहीं बह रही, ये भी देखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में निहित होती है, राष्ट्रपति में नहीं होती है, संसद में नहीं होती है, ध्यान रखना, मतदाता में भी नहीं होती है।
इतनी बात ध्यान रखना है। जनता में ही निहित होती है, क्योंकि जनता और मतदाता में अंतर होता है। मतदाता वो होंगे जो मत डालेंगे, और लेकिन मत जो नहीं डाल रहे हैं वो भी एक जनता है। अगर जनता भाग नहीं ले रही तो वो भी जनता है। ये भी इतनी बात ध्यान रखनी है। ये और जो भाग लेती है वो मतदाता होता है। तो मतदाता को ज़रूरी नहीं है, मान लो एक व्यक्ति एक ऐसा लो है व्यक्ति जो उस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका किसी कारणवश, तो ऐसा मतलब ये थोड़ा ना उसकी नागरिकता जो है निरस्त कर दी जाएगी, नहीं। ऐसा कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है। तो वो जनता कहलाएगी तो कहलाएगी, वो भारत की जनता है तो है, बस सीधी-सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनके आगे व्याख्या कीजिए। यानी कि जो प्रस्तावना में जो भी आदर्श और उद्देश्य दिए गए, उसकी जो रूपरेखा तैयार की गई, दी गई है, उनके रूप में बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है, पेन ले लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में बताया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मूल अधिकारों के अध्याय में बताया गया है, उसमें भी नहीं है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्य तीनों में बताया गया है। हाँ जी, ये जो हम इसीलिए नहीं कह रहे थे, क्योंकि ऑप्शन में आप में क्योंकि दिया तो गया है नीति निदेशक तत्व, जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो होती हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, इनमें और मूल कर्तव्यों में और मौलिक अधिकारों में, इनके सभी के अध्याय में बताया गया है। इसलिए जब मेरे पास में ऑप्शन एक ही ऑप्शन में तीनों समग्र रूप से दिए गए हैं, इसलिए वो ऑप्शन सही होगा। अलग-अलग फुटकर में दिया गया है, वो ऑप्शन नहीं सही होगा, इसलिए ये भी नहीं सही है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे हम कहें 3 लोग हैं, ठीक? चौथा हटा ही देते हैं, 3 लोग हैं और ए भी उसका सदस्य है, बी भी सदस्य है, लेकिन हम कहें नहीं, ए प्लस बी मिलकर एक सुप्रीम बनाता है, सत्ता उसके पास में, शक्ति सबसे उसके पास में है। तो सीधी सी बात है कि ए और बी जब मिलकर बनाता है और ए बी सी ऑप्शन में दी गया है, तो सी ऑप्शन मेरा सही होगा, ना कि ए और बी दोनों अलग अलग होकर के। इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही होगा। अगर सी ना दिया होता तब वो मेरा ए सही हो सकता था। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो वहां पर सी ऑप्शन उसको दे करके दोनों को एक साथ रख करके देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश में लिखा गया है, द आइडियाज एंड द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फर्दर एक्सप्लेन्ड। पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में बताया गया है, ऐसा नहीं है। इन द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नाउ हियर इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताओ कौन नहीं करता है? तो सीधी सी बात है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये तो आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा। भारतीय के राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें आपको 51 में देखने, आर्टिकल 51 में 51 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है, ये जो है विचार और व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब उद्घोषित करते हैं, उद्देश्यों को उद्घोषित करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि नहीं करता है। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉट डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? बताओ। भारत की जनता में, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा तेज करते हैं, हल्का, क्योंकि अब समझा दिया है हर चीज कैसे क्या होती है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। हमने बताया था कि संविधान दिवस इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है, और लागू मेरा पूर्णतया अगर संविधान लागू की बात आती है तो 26 जनवरी 1950 को होता है। इसीलिए उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद 1930 में 26 जनवरी 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था।
वो चाहते थे कि इस डेट को, ये डेट यादगार बनी रहे, इसलिए इसको, इस दिवस को यानी कि उस डेट को यादगार बनाने के लिए ही 2 महीना रुक करके 26 जनवरी 1950 को मेरे संविधान को आत्मसमर्पित, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित किया था, पूर्ण रूप से लागू किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आपको 26 नवंबर 1949 को देखने को मिलता है, अंगीकृत किया गया था, पर पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ था। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पीडीएफ की जरूरत हो तो आप जा सकते हैं फोर्स नॉलेज ऑफिशियल चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम आप सब लोग जा सकते हैं, वहां पर आप पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा इस पीडीएफ को, ठीक है। आप उसके निश्चिंत रहिए, वो भी पेन से जो भी किया गया है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भैया एक बार हुआ है, 42वां संशोधन जो हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, एकता और, बोलो, एकता, अखंडता और समाजवादी, हैं, यही जोड़ा गया था। हाँ, 3 ही शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? भैया प्रजातंत्र। जो अधिकार दे रहा है नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दे रहा है, वही तो प्रजातंत्र है। तंत्र मतलब जनता, प्रजा मतलब वो जनता, तंत्र मतलब वो प्रजा के द्वारा जो बनने वाली जो समूह है, ग्रुप है, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जनता बोलते हैं। उसी ग्रुप को हम तंत्र बोलते हैं, उसी ग्रुप को हम प्रजातंत्र बोलते हैं। तो वो जो मतदान यानी कि मत देने का जो अधिकार प्रदान करता है, वही मेरा क्या होता है? वही मेरा प्रजातंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भैया संविधान की प्रस्तावना में ये बताया गया है कि मेरा भारत एक जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी एक धर्म की तरफ नहीं झुककर सभी धर्मों को समान मानेगा। भैया इस बारे में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? हु इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या सर्वोच्च न्यायालय है? नहीं भैया। सरकार है? नहीं भैया। राष्ट्रपति है? नहीं। भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड से बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, थोड़ा रुकिएगा, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सीधी सी बात है, सबसे बड़ा संविधान, सबसे लिखित बड़ा संविधान है ना, हमारे ही देश का है, भारत का है। तो नेक्स्ट मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही है। ये तो हो नहीं सकता, स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं, एक अर्थ संघ है, ये भी नहीं, तो मेरा कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो देखो, ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1950, हमने शुरुआत में ही पद बताया है, जब हमने आप अधिनियम पढ़ रहे थे, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट जो पढ़ रहे थे, उसमें ही बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा स्रोत जो है, जो लिया गया है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे, यानी कि 70% आप देखने को मिलेगा, यानी कि 70% या 65 से लेकर के, या 60 से कह सकते हैं, 60 से 70% तक आपको 35 के ही जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। और भी आर्टिकल लिए गए हैं कहीं से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ना। ऐसे ही बहुत सारे देशों से नीति निषेध तो आयरलैंड से लिए गए हैं ना। इस तरीके से प्रस्तावना की जो ढांचा होना चाहिए वो मेरा अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब आपको बात याद रखनी है, किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। जब तक याद नहीं रखोगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है बाबू। हु वाज द हेड ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भैया ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि शासन प्रणाली जो है संसदीय और अध्यात्मक दो होती हैं। एक अध्यक्ष होता है और एक संसदीय होती है। तो अब यहाँ पर जो ब्रिटिश संसदात्मक जो प्रणाली थी, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वही अपनाया गया था और वह ब्रिटिश से ही लिया गया होगा, है ना, सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश जो संसदात्मक प्रणाली है, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो आपको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटिश से ही लिया गया है। भारत के किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो आप ये बात आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन आपका मेरा सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? क्या बड़ा होने का, विस्तृत होने का क्या कारण है? विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं इसलिए बड़ा है, या यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है इसलिए बड़ा है, मेरे भारत देश बड़ा है इसलिए बड़ा है, या इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है? तो इसमें भैया केंद्र का भी है, राज्य का भी है, दोनों का है। और ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए मेरे भारतीय संविधान का जो है वृहद है, बड़ा है, विस्तृत है ना। It is has the constitution of the both union and the state governments, that is called is the expansion of the Indian constitution, है ना। ये आप कह सकते हैं। It has the detailed administrative provision, नहीं भैया इसमें प्रशासकीय प्रावधान नहीं है। विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान इसलिए बृहद नहीं, यहाँ पर संघ और राज्य दोनों की सरकारों का संविधान है इसलिए। तो भैया मेरा ऑप्शन कौन सही होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो कौन है? तो वो भैया अभिभावक मतलब जैसे छोटे बच्चे लड़ाई कर ले घर में, छोटे बच्चे लड़ाई कर ले घर में, तो एक अभिभावक होता है, पेरेंट्स होता है, मतलब माता पिता, फिर चाचा चाचू ताऊ, हैं, वो पकड़ के उसको बुलाते हैं, समझाते हैं, नहीं समझाने पर मानता है तो उसको पकड़ के कूट देते हैं। तो कूटने का काम, न्याय देने का काम, समझाने का काम, ये सब कौन करता है भारतीय संविधान में? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो वो भारतीय संविधान का अभिभावक है, यानी कि उसको अभिभावक इसीलिए कहा गया है कि संविधान में कोई अगर त्रुटि पाई गई और कोई भी अगर ऐसी अन्यायपूर्ण या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी नीति सरकार लागू कर रही है जो जनता के विरुद्ध है या जनता के लिए हानिकारक है या जनता के लिए सही नहीं है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय वहां से क्या कर सकती है? सरकार को गिरा सकती है, और सरकार को गिरा करके वो अपनी सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को साबित कर सकती है। क्या कर सकती है? साबित कर सकती है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, सुप्रीम हूँ, इसलिए मैं अभिभावक हूँ और मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे सत्ता जो है वो सुप्रीम है, दैट इज द सुप्रीम, नाम ही सुप्रीम है, उसको सर्वोच्च मतलब ऊंचा ऊंचा पद। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल ये 13 में बताया गया है, इसमें नहीं है 13। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही। 13 में बताया गया, यहाँ पे हमको हम लिख के बता देते हैं। आर्टिकल 13 में आप जब 13 सही से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ना का मतलब ये थोड़ा ना होता है इसमें ये उसमें ये नहीं होता है, उसमें ये भी देखो और क्या चीज़ें। 13 में आप सही से देखोगे तो उसमें लिखा है भारतीय संविधान का अभिभावक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, यानी कि हु इज द गार्जियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ही है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? सीधी सी बात है, जब लिखित संविधान हमारा लिखा गया, हमारा नहीं किसी का भी, इस दुनिया में जो भी लिखा गया है, दुनिया में जितने भी देश बने उनका लिखा गया, तो फ्रांस ने सबसे पहले लिखा। फ्रांस से सीधे धीरे धीरे मेरा जो है वो लिखित संविधान की जो प्रणाली है वो धीरे धीरे मेरे ही यहाँ जो है प्रचलन हुई या प्रचलित हुई, सीधी सी बात है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये संविधान में कोई मतलब बात नहीं की गई कि फ्रांस में हुआ इसलिए हम लोगों ने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसलिए लिखा है कि लिखित संविधान इसलिए लिखा गया क्योंकि मेरे पास वो साक्ष्य रहता है। कोई भी चीज़ जैसे लिख दो वो तो ज़िंदगी भर के लिए, वो जब तक वो कॉपी, जब तक वो चीज़ साक्ष्य रहती है तब तक वो आपके पास में है। और मौखिक रूप से बोल दो हाँ कि ये हमारा, वो है हमारा, ये हमारा, इसे कहने से थोड़ा ना होता है। तो कहीं पर शासन चल जाता है बोलने से, लेकिन हमारे भारत संविधान में लिखित संविधान होने के बावजूद भी क्या हो जाता है, पता नहीं कैसे की घटनाएं होती हैं, पता नहीं कैसे क्या क्या ना हो जाए इस देश में, कुछ पता ही नहीं है। तो भैया इतनी बात याद रखनी है, जब सब लिखित होने के बावजूद ये सब हो सकता है तो मौखिक होगा तो कितना क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस धरती पर रह ही नहीं सकते भारत की, इतनी बात याद रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं उधर राजनीतिक पार्टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अपने फोकस ऑन द स्टडी एंड फोकस ऑन द क्वेश्चन। अध्यात्मक अध्यक्षात्मक, बड़ा शब्द, थोड़ा गड़बड़ मामला है, थोड़ा सही से पढ़िएगा। अध्याचात्मक शासन का उदय, यानी कि इन विच कंट्री डिड द प्रेसिडेंशियल रूल फर्स्ट एमर्ज,
सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो भैया अध्यक्ष की जब बात आती है तो सीधे आपका दिमाग किधर जाना चाहिए? यूएसए की तरफ जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। कोई और देश है ही नहीं जो अध्यक्षात्मक और हो। सबसे पहले वही हुआ था। उसके पहले कोई भी नहीं था बाबू। इसका मतलब तो यही है, जैसे तुम्हारे घर में अगर नई कोई चीज़ आई है और सबसे पहले आई है, इसका मतलब है उससे पहले किसी के गाँव में किसी के सदस्य के पास में नहीं थी। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा करती है, यानी कि दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि अगर संविधान की व्याख्या करना हो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि संघ का, केंद्र का या किसी भी सरकार का या किसी भी क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय होगा तो ये बात सही है। इसीलिए भारतीय संघ यानी कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संघ में दोनों में यही एक कह सकते हो साझागिरी कर सकते हो, यानी कि सेम पा सकते हो, समानता पा सकते हो। तो संविधान की व्याख्या और के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि कह सकते हो फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉल्ड इज द क्या कॉमन कॉमन टू बोथ ऑफ इंडियन यूनियन एंड अमेरिकन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 78 क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है किससे? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों से, धार्मिक भाषाई और नजातीय अल्पसंख्यक। भैया नजातीय हमारे यहाँ नहीं, इथनिक नहीं है, रिलीजियस नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, धार्मिक है और भाषाई, यानी कि भाषा के स्तर पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक ही को कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक को अल्पसंख्यक ही बोलते हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, ऐसा नहीं है। केवल जब शब्द लगा दे गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा केवल कह रहा है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक है तो पर केवल नहीं है, उसमें धर्म भी जुड़ जाता है। तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को ऐड करोगे, यानी कि रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दैट्स कॉल्ड इज द क्या है, भारत का संविधान की मान्यता प्राप्त करता है। ये देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये मिलेंगे आपको क्वेश्चन आपको पेपर में आपके। भारतीय संविधान को की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड की बात ब्रिटिश से, और ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये वहीं से लिया गया है। तो मूल अधिकार नहीं भैया, ये तो अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायपालिका, अरे ये भी नहीं वहाँ से। संघीय प्रणाली, ये भी नहीं वहाँ से, कनाडा से है ना। इतनी बात आप याद रखनी है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो वो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से है? अरे अभी हमने पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था। आयरलैंड से नीति निश्चय तत्व लिए गए हैं, डीपीएसपी लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द डीपीएसपी स्टेट ऑफ पॉलिसी, है ना, ये सब लिए गए हैं। तो नीति निश्चय तत्व बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ देखना भी नहीं है, ये तो सही ही लग रहा है। मौलिक कर्तव्य, अरे नहीं भैया, मौलिक कर्तव्य तो रूल से लिए गए थे, है ना। हाँ, जो 51 के ए में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये भी नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अरे ये तो, ये कहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ ली गई है? राष्ट्रपति का पद कैसे होगा, किस प्रणाली पे होगा, ये शायद आयरिश से लिया गया है। तो वहाँ से आयरिश से नीति निश्चय तत्व भी लिए गए हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था, अभी हमने बताया था कि संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, अमेरिका भी नहीं सही होगा। इतनी बात ध्यान रखना, अमेरिका भी नहीं सही होगा। आयरलैंड से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया इज अ मोर सिमिलर टू द फेडरल सिस्टम ऑफ द विच कंट्री, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, कनाडा सही हो जाएगा। तो मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा से पर आधारित है? तो देखो, जो भारतीय संविधान का जो संघ और राज्यों के बीच का जो विभाजन है, शक्तियों का जो विभाजन है, वो कनाडा पर है। कनाडा, इतनी बात, जो जहाँ से संघीय व्यवस्था आपने देखने को आपको मिलता है, वहीं से आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। इतनी बात याद रखनी है। आज 85 करा के जाएंगे, ठीक है, टोटल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, तो बता चुके हैं भैया।
हाँ, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए, तो रूस के संविधान से, बात वहीं पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते रहो बस, आप देखते रहो, हम दिखाते रहेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो बताओ, मौलिक अधिकार की जब बात आएगी तब सीधे हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? अमेरिका की तरफ, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है। बोलो, न्यायिक पुनरावलोकन बोले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैव द एम्ब्रेस्ड ऑफ द आइडिया जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जब हम बात करते हैं एम्ब्रेस्ड की, तो वो जो न्यायिक जो पुनरावलोकन है, ये आपका अमेरिका से ही लिया गया है। इतनी बात है, न्यायिक पुनरावलोकन कहे चाहे मौलिक अधिकार कहे, ये सब वहीं से लिए गए हैं। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से विनम्र विनती है कि जो भी लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं, इस चैनल से जो भी ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई भी कमी है तो आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट में बताइए। और हाँ, आपको गेन हो रहा है, नॉलेज प्राप्त हो रहा है, तो ये भी बताइएगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका समझाने का तरीका कैसा है, ये भी आप बताइएगा। यानी कि कैसा मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की अगर त्रुटि है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ हमने गलत बोल दिया, रॉन्ग हो गया, मुझसे गलत हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको भाई सही कर लीजिए। आप उसके लिए मत मुझसे कंप्लेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से गलती हो सकती है। ये इतना बड़ा दिमाग है और ये माइंड में पता नहीं हज़ारों लाखों बातें होंगी जो इसमें निहित हैं। तो कहीं न कहीं हल्की-फुल्की एक आधी फ़ॉल्ट हो सकती है, वो तो सबसे होती है, वो तो ह्यूमन फ़ॉल्ट है। तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको पढ़ कर के, और कैसा आप लोग फ़ील कर रहे हैं इस सीरीज़ को पा करके, ऐसे क्वेश्चन पा करके किस तरीके से जो आपका विस्तृत जो एक्सप्लेनेशन है, वो किस तरीके से मेरा है। और पढ़ाने की अगर स्पीड तेज़ लग रही है, ज़्यादा है, तो आप उसमें प्लेबैक स्पीड देता है यूट्यूब, वहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। और ज़रूरत है अगर ज़्यादा की, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम मुझे आपको लग रहा है। तो आज के लिए ही राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है और फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर सभी लोग देखिएगा और सभी लोग पढ़िएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।